everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the modern history lecture series, and today we'll be discussing nationalist movement from 1930 to 32. तो इन 2 सालों में 1930 टू 32 में क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट रहे हम ये डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत से इंसिडेंट्स 30 से 32 के बीच में होते हैं. ठीक है, सम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं स्क्रीन पे. वी हैड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और भी बहुत कुछ हुआ था. कराची सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वर हेल्ड. तो ये हम आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो देखते हैं इसमें क्या है. ठीक है, तो देखिए व्हाट हैपेंड. लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लाहौर सेशन जो है 1929 का लाहौर सेशन हमने डिस्कस किया था. 1929 का लाहौर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाय कांग्रेस. ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ कांग्रेस बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. यही हमने पढ़ा था. ठीक है, और इसमें क्या था कि 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया था एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे. तो ये जो है दिस एक्चुअली सेशन, लाहौर सेशन ऑफ 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की थी. ठीक है, अब इस लाहौर सेशन को ही आप कह सकते हो कोमोमोरेट करने के लिए, लाहौर सेशन को ही आगे एक्सटेंड करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, 11 डिमांड्स अपनी रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे. और गांधी जी ने ये कहा कि अगर आप इन 11 डिमांड्स को आप या तो सीधे सीधे एक्सेप्ट करिए या तो सीधे सीधे रिजेक्ट करिए. और फिर गांधी जी ने अल्टीमेटम भी दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर आप इन डिमांड्स को अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसने अल्टीमेटम दिया गांधी जी ने जनवरी 31 1930 का. उन्होंने कहा कि 1930 तक का आपको जो है टाइम, आपको एक अल्टीमेटम दिया जाता है. अगर आपने ये डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की तो फिर जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा. कांग्रेस ने जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधा सीधा सपोर्ट किया गांधी जी को, या बैक किया कि आप 1930 में जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देना अगर ये डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती हैं बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, तो इन 11 डिमांड्स में क्या था, एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूं आपको. इन 11 डिमांड्स में बेसिकली ये था कि जैसे आर्मी एक्सपेंडिचर या सिविल सर्विसेज का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर था इस पे. ठीक है, ओके कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं सीआईडी डिपार्टमेंट में. ठीक है, या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए. ओके, और कुछ पीजेंट्स की डिमांड्स थी जैसे कि लैंड रेवेन्यू को 50% कम कर दिया जाए, सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाए, और जो गवर्नमेंट की सॉल्ट मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया जाए. ठीक है, वो क्या है सॉल्ट टैक्स, बेसिकली क्या है कि सॉल्ट के ऊपर, नमक बनाने के ऊपर जो है काफी हैवी टैक्स जो है लेवाई करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. सॉल्ट जो कि जिसका प्रोसेस काफ़ी इजी है बनना. ठीक है, और सभी हाउस होल्ड, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, तो गरीब तबके के लोग भी जो हैं वो सॉल्ट को यूज़ करते हैं. तो काफ़ी हैवी टैक्स था इस सॉल्ट के ऊपर और गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी टैक्स के और सॉल्ट के ऊपर, तो वो हटाना चाहते थे गांधी जी. इट वाज वन ऑफ द डिमांड ऑफ 11 डिमांड्स. ठीक है, 11 डिमांड में से एक डिमांड थी सॉल्ट को भी सॉल्ट टैक्स को भी एबॉलिश करना. राइट, तो अब ऑब्वियसली हम जानते ही हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इसको माना नहीं होगा इन सभी डिमांड्स को. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो इन डिमांड्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो ये डिमांड्स पूरे करने नहीं वाले थे. तो फिर गांधी जी को सपोर्ट किया कांग्रेस ने और कहा कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दीजिए. तो इन 1930 देन बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मतलब, डिसओबीडियंस मतलब कि हम ओबे नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे. ठीक है, ओके, दिस वॉज कि हम ओबे नहीं करेंगे जो भी चीजें होंगी. ठीक है, तो दैट्स वाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्टेड. नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्टेड इन 1930 हियर. ओके, और इसके अंडर जो है वो किया गया सॉल्ट सत्याग्रह और डांडी मार्च. ठीक है, एंड इट happened in between 12 March to 6 April 1930. Okay, now what happened in this, ये हम आगे डिस्कस करते हैं. हमने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं. ये पोर्ट्रेट है डांडी मार्च का फ्रॉम 12 मार्च टू 6 अप्रैल, यू कैन सी. ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है. इस टाइम पे वॉइसरॉय था एरविन. ठीक है, 1926 से 1931 तक एरविन जो है वो रहता है. उसके बाद 32 में फिर जब वाइसरॉय चेंज हो जाता है. ठीक है, तो 31 तक जो है एरविन रहता है. अब इसमें हुआ क्या, देखिए कि गांधी जी ने बेसिकली क्या किया इसमें कि सॉल्ट, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसका सेंटर फॉर्मूला या सेंटर थीम किसको रखा, सॉल्ट को रखा.
सॉल्ट को क्यों रखा? एक तो गांधी जी ने ये सोचा कि इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है जो कि हटना चाहिए, ठीक है, और प्लस सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिच और पुअर, एवरीबडी यूजेस, ठीक है, तो हर हाउस होल्ड जो है वो सॉल्ट को यूज करता है, एक बहुत कॉमन कमोडिटी है, तो इसलिए इसको एज ए सेंट्रल थीम रखा गया। गांधी जी ने ये सोचा कि इस सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए, इसके लिए ये जो सॉल्ट लॉ जो बना हुआ है उसको तोड़ देना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये अब देखिए सॉल्ट के ऊपर एक्चुअली बहुत, सॉल्ट टैक्स बिल जो है सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1882 में जो पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया 1882 में, ये जो सॉल्ट टैक्स है, ठीक है, तो इसमें सॉल्ट टैक्स में बेसिकली या सॉल्ट बिल, इसमें बिल में क्या था कि अब प्रॉपर कोई भी एजेंसी, ठीक है, या कोई भी कमेटी या कोई भी एजेंसी जो है, प्राइवेट एजेंसी जो है, जब वो अगर वो सॉल्ट बनाना चाहती है तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग या प्रॉपर परमिशन या प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तभी वो अप्रूव होगा कि आप सॉल्ट बना सकते हो, कोई भी जाके सॉल्ट नहीं बना सकता। तो देयर वाज अ प्रॉपर लाइसेंसिंग और प्रॉपर अप्रूवल विच वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर और टू मेक सॉल्ट, ठीक है, तो इसीलिए ओके, तो ये सब था। तो इसको ही तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने ये सॉल्ट सत्याग्रह का रास्ता चुना, ठीक है। अब हुआ क्या कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया, विद हिज 78 फॉलोअर्स और 78 मेंबर्स, ही स्टार्टेड मार्चिंग। तो पैदल यात्रा जो है, एक यात्रा उन्होंने स्टार्ट की, एक मार्च उन्होंने स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 से, ठीक है, स्टार्ट, देखो मार्च उन्होंने स्टार्ट किया और मार्च में ही स्टार्ट किया, मार्च मंथ में स्टार्ट किया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मार्च में जो है ये उन्होंने पैदल यात्रा स्टार्ट की, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से उन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की, कहां तक? डांडी विलेज तक, ठीक है, तो तभी इसका नाम डांडी यात्रा भी है। फाइनली वो कहां पहुंचे थे? डांडी विलेज में पहुंचे थे, ठीक है, और इन्होंने ऑलमोस्ट 395 किलोमीटर्स की यात्रा जो है पैदल कवर की थी। और ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस, उन्होंने बीच में रुकते थे, जो आगे पीछे गांव थे, जो आगे पीछे लोग थे, उनको समझाते थे कि उनका ये मूवमेंट क्या है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रीच करते हुए, उन लोगों को समझाते हुए, विलेजेस में लोगों को बताते हुए अपनी मूवमेंट के बारे में, उनको सिखाते हुए कि इस मूवमेंट में क्या करना है, कि कैसे नॉन वायलेंस तरीके से, कैसे अहिंसा के रास्ते पे चल के हमने अचीव करना है अपना एम, ठीक है, लोगों को समझाते चलते थे। और उन्होंने फाइनली फिर वो डांडी पहुंचे, ठीक है, डांडी वो पहुंचे थे 6 अप्रैल को, ओके, ठीक है। अब ये देखिए जो ऊपर ये जो पिक्चर लगाई है ना यहाँ पे, ये देखो, ये डांडी मार्च की पिक्चर है। इस डांडी मार्च को ही सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं। डांडी मार्च इसलिए नाम है क्योंकि इट वाज मार्च टुवर्ड्स डांडी विच वाज अ विलेज, ठीक है, डांडी विलेज में गए थे सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, इसी को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मैप ही है एक टाइप का, तो ये जो है ये साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, और ये 395 का ये पूरा रन था, ये जो है दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ फाइनली वो यहाँ पहुँचते हैं डांडी, ठीक है, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं और यहाँ डांडी फाइनली पहुंचते हैं, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 395 किलोमीटर्स। पैदल उन्होंने यात्रा कवर की थी, ठीक है, बीच में वो रुकते थे विलेजेस में, और विलेजर्स को जो है वो उनको भी बताते चलते थे, ओके। तो इनके साथ फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ते चले गए, और जब तक वो फाइनली डांडी पहुंचे तो उनके साथ लगभग 50,000 के करीब उनके साथ फॉलोअर्स उनके जुड़ चुके थे, ठीक है, ओके। तो फाइनली जो है 78 फॉलोअर्स से स्टार्ट हुए थे, तो 50,000 के करीब उनके साथ फॉलोअर्स थे, वो पहुंच गए डांडी तक। फिर डांडी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सॉल्ट को सिंपली अपने हाथों में लिया, तो बस जैसे ही सॉल्ट उन्होंने उठाया तो सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक हो गया इसी से, क्योंकि कोई भी कॉमन इंसान जाके, कोई भी सिविलियन जाके उस सॉल्ट को ऐसे नहीं उठा सकता था, ठीक है, तो ये प्रोहिबिटेड था, तो ये ऑफेंस था बेसिकली, ऐसा नहीं कर सकता था कोई भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट को अपने हाथों में लेके इस सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। और ये कब किया उन्होंने? ये उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को किया। डांडी में बेसिकली जो बीच है वहां का, जहां पे सॉल्ट लॉ उन्होंने तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। दस मार्किंग बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया कि उन्होंने ओबे नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी लॉ था उसको ओबे नहीं किया, ठीक है। तो इट एक्चुअली मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसी सेम लाइंस पे फिर क्या हुआ। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, इट वाज वेरी मास मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, ठीक है। तो अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वहां पे सी राजागोपालचारी हैं,
उन्होंने ये आप कह सकते हो ये सॉल्ट सत्याग्रह या जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये उन्होंने क्या किया, सी राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में ये इसको किया, ठीक है, कमेमोरेट। ओके, तिरुचिपल्ली से लेके विदुरण्यम तक, तो विदुरण्यम मूवमेंट भी इसको कहते हैं, यहाँ पे किसने किया, राजगोपालचारी ने किया। मालाबार कोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे के कलपन थे, ठीक है, के कलपन ने इस सेम ही इसी मार्च को लीड किया फ्रॉम कैलिकट टू पोयानूर, ठीक है। असम में जो है, असम में भी ऐसा ही सत्याग्रह हुआ आप कह सकते हो, ठीक है, सैलेट से लेके नौगली तक बंगाल में टू मेक सॉल्ट। तो ये सारे जो है सॉल्ट सत्याग्रह का पार्ट रहे। सबसे इंपॉर्टेंट तमिलनाडु का है, राजागोपालचारी जी का अगर क्वेश्चन आए तो तमिलनाडु का पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु में जो है इस सॉल्ट सत्याग्रह को किसने लीड किया था, तो दैट वाज सी राजागोपालचारी, ठीक है, फ्रॉम तिरुचिपल्ली टू विदुरण्यम, ठीक है। ओके, अब ये देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, ये कंप्लीट नॉन वायलेंट मूवमेंट था, किसी तरीके की वायलेंस नहीं थी। सत्याग्रही जो है बहुत डिटरमिन्ड थे, वेरी डिटरमिन्ड मूवमेंट दिस वाज, ठीक है, बहुत डिटरमिन्ड मूवमेंट था, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया, या बेसिकली ये आप कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फीचर्स थे कि जो है लैंड टैक्स जो है वो नहीं देना है, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बायकॉट कर देना है, पीसफुल पिकेटिंग करनी है शॉप्स की, बेसिकली आप कह सकते हो कि शॉप्स को घेरना है एक टाइप का, ठीक है, पीसफुली, लेकिन जो फॉरेन गुड्स बेचते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या थे कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को रोकना है, लेकिन बाय पीसफुल मेथड्स, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, अब क्या हुआ था, दांडी मार्च के बाद दांडी से ही आगे कोई 125 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम है धरसेना। क्या नाम है, धरसेना। तो धरसेना एक जगह थी, वेरी इंपॉर्टेंट ये जगह है धरसेना सॉल्ट वर्क्स इसको कहा जाता है। तो धरसेना एक जगह थी दांडी के ही 125 किलोमीटर अवे। अब गांधी जी ने सोचा कि वो धरसेना जाके यहाँ पे भी सॉल्ट लॉ तोड़ेंगे, ऑलरेडी टूट चुका था, उन्हें उसके बाद फिर धरसेना के तरफ जाने का उनका प्लान था। लेकिन उससे पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया ऑन May 4, 1930। तो फाइनली गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया मई 1930 में। तो फिर जो है इस धरसेना ये जो जगह थी जहां पे गांधी जी का प्लान था जाने का, फिर इसको आगे इस मूवमेंट को किसने चलाया, तो सरोजनी नायडू जी ने चलाया था, ठीक है। जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे मई 1930 में, तो फिर धरसेना जो जगह है वहां पे कौन गया था, वहां पे सरोजनी नायडू गई थी, और भी काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बट द मेन लीडर वाज, जिन्होंने लीड किया था, दैट वाज सरोजनी नायडू, ठीक है। देन शी वेंट टू धरसेना टू ब्रेक द सॉल्ट, ओके, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब क्या हुआ था कि गांधी जी और कुछ और भी काफी प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं इस टाइम पे अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। अब इनकी अरेस्ट से क्या हुआ, गांधी जी की इस अरेस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि बहुत सी, मतलब मैं बोलूंगी ऑल ओवर इंडिया जो है प्रोटेस्ट चले, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी हैं जगहें, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, शोलापुर विच इज इन महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, असम, यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, मणिपुर, नागालैंड, पेशावर, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे जो है गांधी जी की अरेस्ट का यहाँ पे काफी हमने देखा कि बहुत प्रोटेस्ट यहाँ पे एग्रेसिव प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारा जो प्रोटेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में चला। स्पेशली अगर मैं पेशावर की बात करूंगी तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है। पेशावर में ना एक फ्रीडम फाइटर थे हमारे, ठीक है, खान अब्दुल गफार खान, वेरी इंपॉर्टेंट। खान अब्दुल गफार खान का जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बहुत प्रोमिनेंट है हमारी हिस्ट्री में तो है ही, साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो खान अब्दुल गफार खान को बादशाह खान भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सरहदी गांधी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक तो ये गांधी जी के फॉलोअर कह सकते हैं, गांधी जी के फ्रेंड कह सकते हैं, गांधी जी के साथ काफी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। और ये गांधी जी की लाइंस पे चलते थे, नॉन वायलेंस की लाइंस पे ये चलते थे, ठीक है। एंटी ब्रिटिश ऑब्वियसली इन्होंने बहुत काम किया है इंडियन इंडिपेंडेंस में भी, ठीक है। तो इनको इसलिए फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी भी कहा जाता है। और इन्होंने फर्स्ट पश्तो पॉलिटिकल मंथली पख्तून लिखते थे ये, ठीक है, फर्स्ट पश्तो पॉलिटिकल मंथली, ठीक है, मंथली इनकी पब्लिकेशन थी, पख्तून लिखते थे पश्तो में, ठीक है।
और इन्होंने एक वॉलंटियर ब्रिगेड भी बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमत गार्ड्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। खुदाई खिदमत गार्ड्स जो है इन्होंने बनाई थी वॉलंटियर ब्रिगेड, किसने? खान अब्दुल गफार खान जी ने, जिनको रेड शर्ट्स भी कहते हैं। रेड शर्ट्स किनको कहते थे? जो भी खुदाई खिदमत गार्ड्स के जो भी लीडर, जो भी मेंबर्स थे, उनको रेड शर्ट्स भी कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की प्लेज ली थी थ्रू नॉन वायलेंस करना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स था इन सभी स्टेट्स में जो भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा था, ओके। अब ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत एफर्ट से, बहुत ज़ोरों शोरों से ये जो मूवमेंट है ये चल रही थी, ठीक है। लोगों ने मतलब ये जो मासेस हैं, जो लोग हैं, वो सड़कों पे उतर आए थे, मोबिलाइज्ड मासेस थे, ठीक है। प्रभात फेरीज निकलती थी वानर सेनाज के थ्रू, मंजरी सेनाज, सीक्रेट पत्रिकाज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, मैजिक लैंटर्न शोज हो रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें थी। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो विमेन थी, स्टूडेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, ट्राइबल्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, ठीक है। लाठीचार्ज बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेसिव लाठीचार्ज हुआ था यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा, ऑब्वियसली होना ही था। फायरिंग भी की गई थी लोगों पे, अनआर्म्ड लोगों पे फायरिंग की गई, लाठीचार्ज किए गए, कुछ लोग मारे भी गए, काफ़ी लोग वुंडेड थे। और लगभग 90,000 सत्याग्रहीज इंक्लूडिंग गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड। इतना ज़्यादा, मतलब इतना मैसिव, इतना बड़ा आंदोलन था ये, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये मूवमेंट जो है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, कि इस मूवमेंट को ना जो फॉरेन मीडिया थी, जो वेस्टर्न मीडिया थी, स्पेशली जो अमेरिकन मीडिया थी, उन्होंने भी कवर किया। तो जो आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न मीडिया पर्सन्स थे वो इंडिया आए थे, उन्होंने स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को काफ़ी कवरेज दी। और आप कह सकते हो कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कह सकते हो कि पोर्ट्रे किया गया। और गांधी जी जो हैं इस टाइम पे बहुत बड़ी फिगर बन गए थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडिया में तो ऑलरेडी थे ही, तो बाहर के देशों में भी, स्पेशली अमेरिका जैसे देश में जो है गांधी जी का नाम काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड पीपल ऑल्सो कंडेम्ड, अमेरिका जैसे देश ने कंडेम्ड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था ऑन इंडियंस, ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज करना, लोगों को मारना, अंधाधुंध गोलियां चलाना। तो इन सब चीज़ों को ब्रिटिश मीडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, अमेरिकन मीडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। ये जो ब्रिटिश का जो भी सलूक था टूवर्ड्स इंडियंस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि फाइनली जो गांधी जी हैं ही वॉज इन जेल, ठीक है। 1930 में अभी हमने स्टडी किया था कि मई 1930 में उनको जेल में डाल दिया गया था, ओके। देन हैपेंड द फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, ओके। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो है ये होती है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। क्या होती है? फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, ठीक है। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इरविन की स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी ना। वी डिस्कस्ड द इरविन स्टेटमेंट, ओके। इरविन स्टेटमेंट जो है हमने लास्ट लेक्चर में इरविन की स्टेटमेंट डिस्कस की थी, दैट हैपेंड इन अक्टूबर 31 1929, हाँ ठीक है। 1929 में इरविन की स्टेटमेंट आती है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें जो इरविन उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, है ना, 1931 तक इरविन वॉइस रॉय रहा था। इरविन ने ये कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम एक करेंगे जिसमें हम साइमन कमीशन की फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। ऐसा एक प्रपोजल था, इरविन स्टेटमेंट की थी हमने लास्ट लेक्चर में, अक्टूबर 31 1929 को हुई थी, ठीक है। जिसमें इरविन ने ये कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। तो फाइनली ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1932 जनवरी 1931 में, ठीक है। और जब लाहौर सेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उन्होंने ये कहा था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो खैर पहले की बात है, अभी प्रेजेंट की बात देखते हैं कि क्या हुआ फिर 1930 से 1931 के बीच। नवंबर में ये हुई राउंड टेबल। तो टोटल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फ्रूटफुल रिजल्ट तो खैर तीनों में नहीं निकला, तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बेकार निकली थी। इतना याद रखना कि तीनों में कुछ नहीं हुआ था, नो आउटपुट, ओके। तो अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो नवंबर 30 से 31 तक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में तीनों में ये आता है कि हु पार्टिसिपेटेड एंड हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। नाउ एज फार एज दिस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न्ड,
अगर फर्स्ट, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई थी, तो ये लंदन में हुई थी, ठीक है। तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। यहाँ इंडिया से जाते थे लीडर्स और यहाँ पे लंदन जाते थे, ठीक है। एंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इट वाज चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, जो है वो बने लेबर पार्टी के मेंबर थे ये ब्रिटिश पीएम जो है रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, फर्स्ट टेबल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं। कांग्रेस ने कहा कि भाई हम तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, तो हम तुम्हारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कैसे पार्टिसिपेट कर लें, तो कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब देखिए, अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो है वही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं बच जाता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। कांग्रेस डिड नॉट गो, कांग्रेस का कोई भी लीडर जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था लंदन में, ओके, ऑलराइट। तो अब गया कौन था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, इस तरीके के जो बड़े लीडर्स हैं मुस्लिम लीग के, वो गए थे। हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट किया था, लिबरल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, और जो प्रिंसेस थे, ठीक है, प्रिंस थे जो भी प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा महाराजा थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस को, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थी, ठीक है, जिनको हम सो कॉल्ड अनटचेबल्स कहते हैं या सो कॉल्ड लोअर क्लासेस कहते हैं इन हिंदूज, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो टोटल 57 पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट आरटीसी में, एक्सेप्ट कांग्रेस, ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। नाउ सिंस कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट देयर वाज नो आउटकम, कोई भी आउटकम एज सच नहीं रहा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। तो ये रही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात। अब जब ये देखा गया कि भाई कोई आउटकम ही नहीं निकला, सबको पता था ये, चाहे कोई कांग्रेस को एक्सेप्ट करता था, चाहे कोई कांग्रेस के आइडियाज को नहीं मानता था, बट ये तो फैक्ट था ही कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और जब कांग्रेस की ही पार्टिसिपेशन नहीं है तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अब तो इस वजह से फिर क्या हुआ, अब ये जो इरविन था यानी जो वाइसरॉय था वो अब सोचने लगा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फाइनली व्हाट ही डिड, फाइनली क्या हुआ कि गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है जेल से, ठीक है। गांधी जी रिलीज हो जाते हैं जेल से। अब गांधी जी जैसे ही रिलीज होते हैं जेल से तो गांधी इरविन पैक्ट आता है। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, which happened in 1931, ठीक है। तो बिगिनिंग 1931 में हमने ये देखा कि इन द बिगिनिंग ऑफ 1931 ओनली, यानी कि जनवरी 1931 में, स्टार्टिंग 1931 जनवरी में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी को जो है रिलीज कर दिया जाता है, ओके, गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि ऑन 25 जनवरी 1931 गांधी जी एंड ऑल अदर लीडर्स वर रिलीज फ्रॉम प्रिजन। इनको गांधी जी को जो है सबसे पहले तो जेल से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये जेल से इसीलिए इनको बाहर निकाला जाता है क्योंकि एक टॉक होनी थी, देयर वाज अ डिस्कशन विच वॉज टू बी हेल्ड बिटवीन गांधी जी एंड वाइसरॉय इरविन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि ये वाइसरॉय इरविन की पिक्चर है और ये हमारे महात्मा गांधी जी की पिक्चर है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसकी फोटो है ये, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड कि डिस्कशन हुई बिटवीन गांधी जी एंड वाइसरॉय इरविन, ओके, और एक पैक्ट जो है इन दोनों के बीच में साइन हुआ। दिल्ली में ये पैक्ट साइन हुआ था मार्च 1931 में, ओके। अब फिर से देख लीजिए, जनवरी में इनको रिलीज कर दिया गया 31 में, ठीक है, फर्स्ट जो ये टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बाद, और मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन होता है, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अब ये गांधी इरविन पैक्ट होल्ड्स वेरी मच इंपॉर्टेंस इन हेयर। अब इसमें क्या था बेसिकली कि जो गांधी जी ने भी अपनी कुछ बातें रखी और इरविन ने भी अपनी कुछ बातें रखी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस किया गया। अब देखिए इसमें क्या था कि इरविन ने कौन कौन सी बातें मानी, गांधी जी की साइड की कौन कौन सी बातें मानी। तो पहली बात तो ये मानी कि इमीडिएट रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विच वर नॉट इन्वॉल्व इन वायलेंस, ठीक है। जो भी नॉन वायलेंस, एक्चुअली जो नॉन वायलेंस में इन्वॉल्व थे जो पॉलिटिकल लीडर्स, उनको रिलीज कर दिया जाए, ठीक है, ये ऐसा कहा गया। तो ये इरविन ने मान लिया। जो भी टैक्सेस थे, जो भी फाइन्स थे, जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं, उनको कलेक्ट ना किया जाए, ठीक है, ये भी मान गया वो। जो सभी लैंड्स हैं जो अभी थर्ड पार्टी को सेल नहीं हुए हैं वो भी इरविन मान गया, ठीक है। और ये भी कहा कि जो भी एक्चुअली क्या हुआ था कि बड़े सारे ब्रिटिश
के अंडर जो भी गवर्नमेंट के अंडर जो भी इंडियंस काम कर रहे थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत जो है अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ दी थी, है ना। ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट में कॉलेजेस छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए या गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी लोगों ने, ठीक है। तो उन सब के साथ लीनियंटली बिहेव किया जाए ये बोला, ठीक है। और सॉल्ट जो है उसको कोस्टल मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो फ्री कर दिया जाए लोगों के लिए कि पर्सनल यूज़ के लिए वो बना सकते हैं सॉल्ट, हाँ सेल के लिए नहीं बट पर्सनल, तो ये भी मान गया इरविन, ठीक है। तो राइट टू पीसफुल एंड एग्रेसिव पिकेटिंग, तो ये भी जो है कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है, नॉन एग्रेसिव तरीके से आप घेराव या पिकेटिंग कर सकते हो, तो ये भी मान गए। और जो भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस है, जो भी लॉज हैं रिप्रेसिव, वो सारे विड्रॉ कर दिए जाएं। तो ये सारी बातें जो हैं इरविन ने मान ली, ठीक है, जिन पे ये कांग्रेस को लगा कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं कि भाई इतनी सारी डिमांड्स हमारी मान ली गई, ठीक है। बट अब गांधी जी की कौन सी डिमांड है जो इरविन ने नहीं मानी, तो कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो इरविन ने नहीं मानी। तो पहली डिमांड तो ये है कि जो पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, मतलब कि जो भी गांधी जी ने की एक ये भी डिमांड थी कि जो भी पुलिस कर रही है, ब्रिटिश पुलिस जो कर रही है, जो ब्रिटिश पुलिस ने गलत किया है या कई लोगों को मार दिया है, उन पे इंक्वायरी बैठी जाए। मतलब ब्रिटिश पुलिस पे या ब्रिटिश ऑफिसर्स पे इंक्वायरी बैठी जाए जिन्होंने भी गलत किया है, जिन्होंने लाठीचार्ज किए, जिनकी वजह से लोग मरे हैं या कुछ है, उन पे इंक्वायरी बैठी जाए। इस चीज़ पे इरविन नहीं माना। इरविन कहता कि भाई ऐसे कैसे, मैं अपने ऑफिशियल्स पे ही इंक्वायरी नहीं बिठाऊंगा, तो ये चीज़ इरविन ने नहीं मानी। सेकेंड, इरविन ने बात ये नहीं मानी कि भगत सिंह और जो भगत सिंह के जो साथी थे जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि डेथ सेंटेंस को आप, गांधी जी ने ये डिमांड रखी थी कि भगत सिंह की डेथ सेंटेंस को आप लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दीजिए, ठीक है, ओके। तो आप जो है इसको लाइफ सेंटेंस में बदल दीजिए, डेथ सेंटेंस को। तो ये चीज़ भी इरविन ने नहीं मानी थी। तो फाइनली जो है भगत सिंह वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931, ठीक है। तो ये तो खैर मैं बाद में ये डिस्कस करूंगी आपको भगत सिंह जी, ठीक है, के बारे में सब कुछ, हम शहीद भगत सिंह जी के बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि ये चीज़ें इरविन ने नहीं मानी थी, ओके। ये दो चीज़ें इरविन ने नहीं मानी थी, ओके। नाउ अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी की मतलब इरविन के तरफ से ये था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इरविन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इरविन की तरफ से ये हुआ कि भाई आप सस्पेंड कर दोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने फिर ये बात मान ली। तो गांधी जी ने फाइनली गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो है, या दिल्ली पैक्ट के तहत जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, ओके। एंड ही एग्री टू ज्वाइन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री किया गांधी जी ने, ठीक है। तो ये रहा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है, इसके साथ ही जो फर्स्ट फेज है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, दैट वाज ओवर फ्रॉम 1930 टू 1931। हम कह सकते हैं ये जो फेज चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फ्रॉम 1930 विद दांडी मार्च, ठीक है, टू 1931, ये ओवर हो गया। यहाँ पे 31 में जो है सस्पेंड कर देते हैं गांधी जी, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। मार्च में हुआ था ना गांधी इरविन पैक्ट, मार्च 1931 में ये सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार, उसके बाद क्या हो जाता है, कराची सेशन होता है, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। कराची में ये सेशन होता है कांग्रेस का 1931 का। ये एक इंटरमीडिएट सेशन था। ऐसे हमें पता है कि कांग्रेस सेशन जो है दिसंबर में होता था यूजुअली, है ना, दिसंबर में एवरी ईयर। तो यहाँ पे ये जो है सेशन जो है ये मार्च में होता है, मार्च 1931 में, मतलब जस्ट आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। तो जैसे ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसके बाद मार्च 1931 में जैसे ही गांधी इरविन पैक्ट होता है वैसे ही कराची सेशन बैठता है, प्रिजाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ये क्यों जो है ये कराची सेशन बिठाया गया था, टू रिव्यू और टू अप्रूव गांधी इरविन पैक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट पैक्ट था। इतना बड़ा मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस जितना मास मूवमेंट जो है सस्पेंड कर दिया था अंडर गांधी इरविन पैक्ट, तो इस पैक्ट को रिव्यू करना तो जरूरी था ना। तो इस पैक्ट को अप्रूव करने के लिए या रिव्यू करने के लिए फिर कांग्रेस ने ये एक मीटिंग बिठाई, आप कह सकते हो एक इंटरमीडिएट सेशन किया। तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस इस सेशन में एक तो इसको गांधी इरविन पैक्ट को रिव्यू किया या अप्रूव किया, प्लस 2 रेजोल्यूशंस और लिए जो कि खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखिए। एक तो फंडामेंटल राइट्स पे एक रेजोल्यूशन लिया और एक लिया ये नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे फॉर द फर्स्ट टाइम एक रेजोल्यूशन लिया कराची सेशन में। और ये नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है किसने ड्राफ्ट किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। तो ये रहा कराची सेशन। आफ्टर दैट हैपेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सितंबर से दिसंबर 1931 में होती है,
ठीक है, दिसंबर 1931 में खत्म होती है, सितंबर में स्टार्ट होती है। तो ये आप देख सकते हो गांधी जी को ज्वाइन किया था सरोजनी नायडू ने, ये आप देख सकते हो गांधी जी एंड सरोजनी नायडू वॉकिंग टुवर्ड्स द वेन्यू ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। तो गांधी जी अलॉन्ग विद सरोजनी नायडू एंड सम मोर इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अटेंड की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, विच हैपेंड इन 1931। तो इन दिस पिक्चर्स यू कैन हैव अ लुक। ओके, तो लंदन में अगेन ये जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि जो कांग्रेस है वो मान गई थी इस सेशन को अटेंड करना है, गांधी जी मान गए थे। किसके अंडर माने थे? अंडर दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट के अंडर, ठीक है, मान गए थे ना लंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए 1931 में। नाउ व्हाट हैपेंड, इसमें क्या था अब, अच्छा अब वॉइस रॉय जो है 1931 के बाद कौन बन जाते हैं? विलिंगडन। तो याद रखिएगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब प्रेसिडेंट था इरविन, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में होती है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन के बाद वॉइसरॉय कौन बनता है? विलिंगडन। तो इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था? विलिंगडन था, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। नाउ क्या हुआ अब देखिए, कुछ एक्चुअली हम मतलब ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जो ब्रिटेन है, उनका आपस में ही एक पॉलिटिकल, एक कोल्ड वॉर जैसी पॉलिटिकल व्हाट वी कैन से एक मेस चल रही थी, पॉलिटिकल अप एंड डाउन, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रही थी ब्रिटेन में, ठीक है, आपस में उनकी कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रही थी, क्योंकि इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, वहां पे कुछ अपना पॉलिटिकल अनरेस्ट वहां पे चल रही थी, ठीक है। अब जो वहां के कॉन्जर्वेटिव्स जो पार्टी थी, कंजर्वेटिव की जो पार्टी थी, वो लिबरल्स को कह रही थी कि भाई आप क्यों मान रहे हो इंडियंस के साथ नेगोशिएट करने के लिए, इंडियंस आर नॉट आर इक्वल्स, आप इंडियंस को क्यों सर पे बिठा रहे हो, इनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ठीक है। तो इंडियंस को कोई मतलब फ्रीडम देना या कोई डोमिनियन स्टेटस देना, वो तो डोमिनियन स्टेटस के भी खिलाफ थे कंजर्वेटिव जो थे, ठीक है, तो वो इस चीज को नहीं मान रहे थे फाइनली, ठीक है। तो अब ये इस चीज को तो नहीं मान रहे थे, प्लस हुआ क्या कि अब आपस में ही इंडियंस के आपस में ही इतनी कन्फ्लिक्ट थी, तो कि ब्रिटिशर्स तो वैसे ही खुश थे, ब्रिटिशर्स को तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपस में ही इनका कन्फ्लिक्ट इतना इंडियंस का, इंडियन लीडर्स का इतना ज्यादा हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं हुआ। अब देखिए हुआ क्या कि इस सेशन में क्या हुआ था, ये सेशन फाइनली गॉट ऑन डेडलॉक। हुआ क्या बेसिकली ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि हमें जी माइनॉरिटीज का मतलब, हम जो माइनॉरिटीज हैं या जो अनटचेबल्स हैं अंडर हिंदूज, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, ओके, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि द अनटचेबल्स वर हिंदूज एंड शुड नॉट बी गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स और स्पेशल सेफगार्ड्स टू मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली क्या हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमें जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, ओके, जैसे कि मुस्लिम्स के पास है या ठीक है, उस तरीके से डिप्रेस्ड क्लासेस को। और यहाँ पे क्रिश्चियंस ने कहा, एंग्लो इंडियंस ने कहा, सबने कहा कि भाई हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। और फिर इन सब ने मिलकर एक माइनॉरिटी पैक्ट बनाया, ये जो मुस्लिम्स थे, डिप्रेस्ड क्लासेस थे, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, सबने मिलकर क्या बनाया? माइनॉरिटी पैक्ट बनाया, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको फेवर नहीं किया, स्पेशली गांधी जी ने जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए तो सेपरेट इलेक्टोरेट फेवर किया नहीं। उन्होंने कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो हिंदूज ही हैं, दे आर अनटचेबल्स, उनको सो कॉल्ड अनटचेबल्स उनको कहा जाता है, बट दे आर द पार्ट ऑफ हिंदूज ओनली, तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों देना है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जो इलेक्शन है वो तो कॉन्टेस्ट करेंगे और प्लस वोटिंग भी जो है वो उसी समुदाय के लोग या उसी रिलीजन के लोग देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मतलब जैसे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, ठीक है, कि अगर कोई मुस्लिम लीडर जो है वो खड़ा है इलेक्शन में तो उसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही देगी, ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट करके तो आप हमें मतलब हमारी जो और ज्यादा डिवीजन हो जाएगी हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो ही डिड नॉट फेवर, उन्होंने कहा कि भाई ये डिवीजन क्यों करनी है, ओके, तो ही डिड नॉट एक्चुअली फेवर दिस, ठीक है। तो इस वजह से कोई एग्रीमेंट जो है यहाँ पहुंच नहीं पाया। तो गांधी जी जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे और गांधी जी एक्चुअली रिटर्न टू इंडिया, यहाँ पे वापस आ गए 28 दिसंबर 1931 में, ठीक है। तो दिसंबर 1931 के बिगनिंग में ही ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये खत्म हो गई थी और 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी जो है वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही गांधी जी वापस आ जाते हैं वैसे ही जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर देती है ऑन 29 दिसंबर 1931 दे डिसाइड टू लॉन्च, ठीक है। और फाइनली जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चलता है
कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च होने वाला है, तो गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन 4 जनवरी 1932। तो ऑन 4 जनवरी 1932 जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ओके। एंड दिस मार्क द सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हियर, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि कांग्रेस को इलीगल मतलब इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। लीडर्स को, एक्टिविस्ट्स को जो है पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। अलॉन्ग विद गांधी जी के जो आश्रम से उनको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस कर लिए जाती हैं, ठीक है। जो भी लिटरेचर है, यानी जो भी आप कह सकते हो पब्लिकेशंस हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो लोगों ने भी इसको काफ़ी एंग्री, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इसको लिया। एंड देयर वर सो मेनी सत्याग्रहीज, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अराउंड 90,000 सत्याग्रहीज वर जेल्ड हियर। 80,000 के लगभग सत्याग्रहीज जो है वो जेल में हो जाते हैं। और बट दे वर डूइंग अ वेरी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। कुछ इतना हिंसा का या कुछ इतना वायलेंस का यहाँ पे सीन आपको देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है। वायलेंस जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जरूर हो रही थी, लेकिन यहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा ज्यादा वायलेंस हमें देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो फेज है ये ज्यादा सस्टेन नहीं करता। गांधी जी जो हैं ये कॉल्ड मतलब ये आप कह सकते हो कि ये जो सेकेंड फेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इसको गांधी जी जो है कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो मासेस हैं वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज के लिए, ओके। नेक्स्ट वी हैड दी कम्युनल अवार्ड और मैकडॉनल्ड अवार्ड ऑफ 16 अगस्त 1932 भी इसको कहते हैं, ठीक है। आप कम्युनल अवार्ड या मैकडॉनल्ड अवार्ड इसको क्यों कहते हैं, कम्युनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इंडियंस हैं वो ये कहते थे कि इसमें कम्युनल एलिमेंट जो है वो डाला गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। और किसके द्वारा डाला गया है, मैकडॉनल्ड के द्वारा, ठीक है। राम से मैकडॉनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो इसीलिए इसको मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। कब आया था ये, 16 अगस्त 1932 को। तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे राम से मैकडॉनल्ड, उसने ये कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किए अगस्त 1932 में। किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फ्रेंचाइजी कमेटी। एक कमेटी बनाई थी राम से मैकडॉनल्ड ने, बड़ी सारी कमेटीज बनाई थी, उसमें से एक कमेटी थी फ्रेंचाइजी कमेटी, उसके अंडर जो उसकी रिकमेंडेशंस के अंडर ये कम्युनल अवार्ड आते हैं, ठीक है। और ये कम्युनल अवार्ड सीधे सीधे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स की वो बता रहे थे। क्यों बता रहे थे, क्योंकि मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस को तो माइनॉरिटी का रिकग्निशन मिल ही गई थी। और साथ में ही उन्होंने क्या किया, जो कम्युनल अवार्ड है उसके द्वारा जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जिसकी B.R. अम्बेडकर मांग कर रहे थे, उनको भी माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का स्टेटस दे दिया गया, जिसके खिलाफ थे गांधी जी और कांग्रेस, ठीक है। वो ऑलरेडी खिलाफ थे। वो कहते थे कि भाई अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो यानी कि देयर विल बी फर्दर डिवीजन इन दी सोसाइटी विच दे डिड नॉट वांट, ठीक है। तो जितने जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज को कंडेम्ड किया, इसको स्ट्रांगली अपोज किया, डिसएग्री किया कम्युनल अवार्ड के लिए, ठीक है। गांधी जी जो थे उस टाइम पे अभी जेल में ही थे। मैंने बताया ना, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के बाद जैसे ही गांधी जी इंडिया वापस आते हैं दिसंबर 1931 में एंडिंग में, तो वैसे ही गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी गांधी जी जेल में ही होते हैं। तो कौन से जेल में थे, ये येरावाड़ा जेल में थे, पूना में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी ही, तो ये सारी आपने याद रखनी है एज सच, ठीक है। येरावाड़ा जेल में होते हैं। तो यहाँ पे जो है जब ये कम्युनल अवार्ड आता है तो गांधी जी काफी अगेंस्ट थे इसके। गांधी जी ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि भाई ये यूनिटी, इंडियन यूनिटी और नेशनलिज्म पे एक डायरेक्ट अटैक है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके जरिए क्या होगा, इट इज हार्मफुल टू बोथ हिंदुइज्म, ये हिंदूज के लिए भी हार्मफुल है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी हार्मफुल है। डायरेक्टली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ब्रिटिश खेल रही है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दीजिए, होगा तो जॉइंट इलेक्टोरेट ही, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम रिजर्व सीट्स इंक्रीज कर सकते हैं। आप डिप्रेस्ड क्लासेस की सीट्स इंक्रीज कर दो लेजिस्लेटिव असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबलीज में, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज में, ठीक है, यहाँ पे या सेंट्रल असेंबली में आप जो है डिप्रेस्ड क्लासेस की सीट्स इंक्रीज कर दो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर दिस, इसी चीज के लिए उन्होंने क्या किया, एक मतलब फास्ट ऑन टू डेथ आप कह सकते हो, वो स्टार्ट कर दिया, फास्टिंग स्टार्ट कर दी, इंडेफिनिट फास्टिंग स्टार्ट कर दी ऑन 20 सितंबर 1932 इन येरावाड़ा जेल, पूना में इन्होंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी गांधी जी ने अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड, ठीक है। वो कहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए, ओके। इससे डायरेक्ट जो है डिवीजन हो जाएगी हमारी सोसाइटी की, ओके। अब यहाँ आप देख सकते हो ये B.R. अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, येरावाड़ा जेल में पूना पैक्ट के साइन होने के बाद। अब पूना पैक्ट क्या है उसके बाद हम यही डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हैपेंड दी पूना पैक्ट, ओके। अब पूना पैक्ट में क्या था
देखिए उसके बाद आ जाता है जी पूना पैक्ट, ये है, दिस इज पूना पैक्ट, ठीक है, विच हैपन्ड इन सितंबर 1932, 24 से 25 सितंबर का ये टाइम पीरियड था 1932 का जब पूना पैक्ट साइन होता है। ये पिक्चर जो है बी आर अम्बेडकर जी की, ये महात्मा गांधी बापू जी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये पूना पैक्ट, ये देखिए पूना पैक्ट वो साइन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर इन येरावाड़ा जेल इन पूना। तो इसमें क्या था कि बी आर अम्बेडकर जो हैं, जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो उनके बीच में, क्योंकि गांधी जी ने इस टाइम पे जो है फास्टिंग स्टार्ट कर दी थी, गांधी जी वो सच अ बिग पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल भी नहीं बोलूंगी, सच अ बिग फिगर, ठीक है, ओके। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि इस पैक्ट में बेसिकली क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट को अबंडन कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट को मतलब खत्म कर दिया गया, हम कह सकते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के, लेकिन हाँ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ओके। जैसे प्रोविंशनल लेजिस्लेशन में पहले 71 सीट्स से डिप्रेस्ड क्लासेस की, अब वो इनको इंक्रीज करके 147 कर दी गई, और 18% ऑफ जो है टोटल सीट्स वर इंक्रीज्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑल्सो, ठीक है। तो इस चीज को बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली पूना पैक्ट जो है वो हो जाता है बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी, ओके, और इट, आप कह सकते हो कि इट वाज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, ओके। तो फिर गांधी जी जो है अपना फास्ट जो है वो ब्रेक कर देते हैं इस पूना पैक्ट के बाद, ओके। तो ये भी एक बॉम्बे क्रॉनिकल की ये पिक्चर है, न्यूज़पेपर की, आप देख सकते हैं 19, ठीक है। तो ये जो है ये पिक्चर है, आप देख सकते हो पूना पैक्ट की, ओके, दिस इज द पिक्चर, ये 1932 की, ओके। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर कन्फेशन ऑन द सक्सेस ऑफ पूना पैक्ट, आई एम ग्रेटफुल टू महात्मा, ही केम टू माई रेस्क्यू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने एंड किया विद द पूना पैक्ट, ओके। तो उसके बाद हुई थी जी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आया था, ठीक है। एक चीज़ हुई थी कि उसके बाद जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैपेंड आफ्टर द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1932, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज हमने जो है क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। जैसे हमने पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्पेशली डांडी मार्च के साथ। डांडी मार्च जो है इट हैपेंड इन 1930 इन फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। उसके बाद गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है मई 1930 में, ओके। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, यही हमने किया। फर्स्ट आरटीसी होती है, फर्स्ट आरटीसी कब होती है, 1930 से लेके 1931 तक, मतलब जनवरी 31 तक होती है बेसिकली, ओके, जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, ओके। उसके बाद हो जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो होता है 1931 में, ओके। गांधी इरविन पैक्ट होता है जब गांधी जी रिलीज हो जाते हैं जेल में, उस जेल से, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कॉल्ड ऑफ हो जाता है 1931 में। देन हैपन दी कराची सेशन। कराची सेशन इसलिए होता है गांधी इरविन पैक्ट को कमोमोरेट करने के लिए, अप्रूव करने के लिए कराची सेशन होता है। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आरटीसी में विच हैपेंड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर इन 1931, ठीक है, ये होती है जिसमें इसका भी सेकेंड राउंड में कुछ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज़ के ऊपर डेडलॉक बैठ जाता है जब माइनॉरिटीज़ जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते हैं अंडर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी जो है रिटर्न टू इंडिया 1931, ठीक है। फिर 1932 में गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है और उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से कंटिन्यू हो जाता है, ओके। देन कम्युनल अवार्ड हैपन्स। कम्युनल अवार्ड जो हैं वो अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और कम्युनल अवार्ड के बाद हो जाता है जी पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट हैपन्ड इन सितंबर 1932, ठीक है। तो अगस्त में कम्युनल अवार्ड हो जाते हैं, उसके एक महीने के बाद सितंबर में पूना पैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, ठीक है। तो उसके आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।